Hello everyone, those who all are new to this channel, let me tell you that I post quizzes on my Telegram channel. So in this initiative I have decided to explain those quizzes to you in the video form. So today I will discuss 10 questions on cultural bias and discrimination, and this is the day 5 of our quiz analysis. So this is my Telegram channel. You can join it by searching Psych Quiz 1 on Telegram. So the question number 1 is, those who haven't attempted yet, they can do so by pausing the video right now. Okay, question number 1 is, arrange them in sequence of arising. तो पहले क्या arise होता है, फिर क्या होता है, and then फिर क्या होता है. तो you have to arrange these 3 terms in order: stereotype, discrimination and prejudice. So the answer is stereotype, then prejudice and then discrimination. तो stereotype क्या होते हैं? They are the over generalization belief. तो ये cognitive component होते हैं कि जब हम एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए एक जनरल एक आइडिया फ्रेम कर लेते हैं, एक हमारा ओपिनियन फ्रेम कर लेते हैं, और ठीक है, एक थॉट, तो वो होती है हमारी स्टीरियोटाइप. उसके बाद जब उसमें फीलिंग का जो कंपोनेंट है, अफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, वो भी ऐड हो जाता है, देन इट बिकम्स प्रेजुडाइज. और लास्ट में जब हम उसको एक्ट भी करने लगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि प्रेजुडाइज हमेशा डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ले जाए. तो जब अगर हम प्रेजुडाइज हैं किसी चीज़ के लिए और उसके बाद हम उसको बिहेवियर में भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन. तो नंबर 1 अगर इसका सीक्वेंस हम देखें तो सबसे पहले हमारी स्टीरियोटाइप जनरेट होती है, उसके बाद प्रेजुडाइज और फिर डिस्क्रिमिनेशन. ओके, आई होप इट्स क्लियर. लाइक स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए हमने ये सोचा, हमारा स्टीरियोटाइप क्या है कि साउथ इंडियन जो होते हैं वो दे आर गुड इन मैथ्स और साइंस. ओके, तो उसके बाद प्रेजुडाइज क्या है कि हम उनकी तरफ एक फीलिंग लेकर आएंगे, ठीक है, वो फीलिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी. अच्छा, प्रेजुडाइज में ये चीज़ भी है दैट कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. बट जो सोशल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, इसमें प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन दे बोथ आर यूज इन नेगेटिव कोनोटेशन. और जो स्टीरियोटाइप है दे कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो ऑल्दो अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन कैसे पॉजिटिव हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप किसी आप अपने रिलीजन या आप अपने किसी जेंडर इसकी तरफ, अगर आपका जैसे कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आया और आपको हायर करना है, तो वॉट यू विल डू कि अच्छा ये हमारे रिलीजन का है, हमारे कास्ट का, हमारी कम्युनिटी का है, तो हम इसको हायर कर लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इसके एबल है भी या नहीं है. तो दैट इज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. और वहीं पे आपने क्या किया कि आपने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो दैट इज़ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. तो स्टीरियोटाइप इज द पॉजिटिव और नेगेटिव बिलीफ दैट वी होल्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप. सो व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड कि स्टीरियोटाइप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, एंड इट इज़ अबाउट बिलीफ, अबाउट थॉट, कि हम किसी भी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोशल ग्रुप, किसी भी एक सोशल ग्रुप के बारे में जो भी हमारी थॉट्स होती हैं ओवर जनरलाइज जो होती हैं, ठीक है, दैट इज़ स्टीरियोटाइप. उसके बाद प्रेजुडाइज इज एन अनजस्टिफाइबल नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड एन आउट ग्रुप और टूवर्ड द मेंबर्स ऑफ दैट आउट ग्रुप, ठीक है. तो ये नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं एंड दे आर ऑफन अनजस्टिफाइबल. चाहे वो पॉजिटिव अगर देखा जाए तो पॉजिटिव प्रेजुडाइज भी होता अगर है तो वो भी अनजस्टिफाइबल होता है, और नेगेटिव अगर है तो वो भी अनजस्टिफाइबल होता है. सो दिस इज दीज टू आर करेक्ट. डिस्क्रिमिनेशन इज अनजस्टिफाइड नेगेटिव बिहेवियर्स टूवर्ड मेंबर ऑफ आउट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर ग्रुप मेंबरशिप. तो डिस्क्रिमिनेशन में बिहेवियरल कंपोनेंट आ जाता है. तो दिस इज अनजस्टिफाइड नेगेटिव बिहेवियर जो हम करते हैं किसी आउट ग्रुप के लिए. ओके, सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव. क्या मतलब कि कोई भी सही, मतलब ऑल आर ट्रू. ओके, कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ देम आर नॉट ट्रू. देन डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड्स. तो इसमें क्वेश्चन पूछा था किसी ने ग्रुप पे दैट कि डिस्क्रिमिनेशन में तीनों आने चाहिए, बट एक्चुअली नहीं. डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि इट इज़ ओनली अबाउट बिहेवियर, ठीक है. क्योंकि देखो, अगर आप प्रेजुडाइज्ड हो तो यू मे और यू मे नॉट बी एक्ट योर प्रेजुडाइज, ठीक है. कि मान लीजिए आप प्रेजुडाइज हो दैट ओल्ड पीपल, आपको ये लगता है कि आप, जैसे स्टीरियोटाइप क्या है कि स्टीरियोटाइप ये है कि ओल्ड पीपल आर लेस कम्पीटेड, ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड है, ठीक है. तो अब प्रेजुडाइज यहाँ पे कैसे हो जाएगा, जब आपकी फीलिंग भी इसके अंदर आ जाएगी, तो क्या होगा कि यू विल फील कि नहीं, मतलब आई डोंट लाइक देम, ठीक है. तो आई डोंट लाइक टॉकिंग विद, या आई डोंट लाइक ओल्ड पीपल, तो ये आपका प्रेजुडाइज हो जाएगा जिसमें आपकी फीलिंग भी इंक्लूड हो जाएगी. उसके बाद बिहेवियरल कंपोनेंट वहाँ पे तब आएगा, डिस्क्रिमिनेशन आप तब करोगे जब आप ओल्ड पीपल से बात करना बचो, ठीक है. उनको मतलब अगर वो अगर एक कंपटीशन में है तो उनको अवॉइड करो. तो मतलब जो भी आपका बिहेवियर है वहाँ पे वो होगा, तब आपका वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा. ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड्स बिहेवियरल कंपोनेंट ओनली. ओके, प्रेजुडाइज में इफेक्टिव, कॉग्निटिव दोनों होते हैं. ओके,
ये दिस इज़ आई हैव जस्ट गिवन दिस पिक्चर। तो स्टीरियोटाइप क्या है कि कॉग्निटिव है, इट इज़ अबाउट थॉट्स अबाउट पीपल, ठीक है। ओवर जनरलाइज बिलीव्स जो होती हैं वो प्रेजुडाइज की तरफ ले जाती हैं। प्रेजुडाइज क्या होते हैं, इट इज़ अबाउट इफेक्टिव फीलिंग अबाउट पीपल, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। फीलिंग में इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रेजुडाइज से हम डिस्क्रिमिनेशन पे पहुंचते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, बिहेवियर जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। तो होल्डिंग स्टीरियोटाइप्स एंड हार्बरिंग प्रेजुडाइज में लीड टू एक्सक्लूडिंग, अवॉइडिंग एंड बायस ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। आप उनको एक्सक्लूड करोगे, उनको अवॉइड करोगे, उनसे बात करना नहीं चाहोगे, ठीक है, तो बायसनेस वहाँ पे आ जाएगी, तो दैट विल बी discrimination. Now, cultural relativism refers to the view that behavior can only be understood if cultural contexts are taken into consideration. ठीक है, तो कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? इट इज़ कल्चरल रिलेटिविज्म एक आइडिया है कि लोगों की बिलीफ, ठीक है, उनकी वैल्यूज़, उनकी प्रैक्टिसेस, आप दे कैन बी अंडरस्टूड ओनली बेस्ड ऑन दैट पर्सनस ओन कल्चर, ओके, rather देन कि वो हमारे कल्चर से जज किया जाए, rather देन बी जज्ड अगेंस्ट द क्राइटेरिया ऑफ आर ओन कल्चर, ठीक है। तो यानी कि आप किसी और का कल्चर, अगर आप किसी के भी बिहेवियर को देख रहे हो, ठीक है, तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और उनके कल्चर के हिसाब से देखो दैट वेदर व्हाट दे आर डूइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर और नॉट। तो रिलेटिव का मतलब क्या है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ओके। तो कल्चरल रिलेटिविज्म रिफर्स टू द व्यू दैट बिहेवियर कैन ओनली बी अंडरस्टूड। आप किसी के बिहेवियर को तभी अंडरस्टूड कर सकते हो जब आप उस बिहेवियर को उसके कल्चरल कंटेक्स्ट में देख रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ कल्चरल रिलेटिविज्म। उसके बाद कल्चरल बायस रिफर्स टू द टेंडेंसी टू जज पीपल इन टर्म्स ऑफ वंस ओन कल्चरल अजम्पशन। तो कल्चरल बायस कहाँ पे आता है कि जब हम दूसरे के कल्चर को हमारे कल्चर के जो अजम्पशंस हैं उनके हिसाब से जज करने लगते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कल्चरल बायस कि हम अपने कल्चरल स्टैंडर्ड जो है हम उसके हिसाब से दूसरों को देखें कि दैट वेदर दैट बिहेवियर व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो वो होता है कल्चरल बायस, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर तो हो जाएगा दैट दे बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि कल्चरल रिलेटिविज्म इज अ डिफरेंट टर्म एंड कल्चरल बायस इज अ डिफरेंट टर्म। आई होप इट्स क्लियर। देन कल्चरल रिलेटिविज्म कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस विच आर, तो कल्चरल रिलेटिविज्म में 2 ब्रांचेज आती हैं, दैट इज़ अल्फा एंड बीटा, ओके। वेट अ मिनट, नो दैट इज़ सॉरी, दैट इज़ 1 and 2, ओके। इम्पोज्ड एथिक एंड एमिक अप्रोच, ओके। तो अब एथिक और एमिक अप्रोच का क्या मतलब होता है? अगर आपने एथनोग्राफिक रिसर्च पढ़ी होगी तो आप उससे कनेक्ट कर लो कि एमिक अप्रोच का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी कल्चर को जब स्टडी करते हैं तो उनके पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हो, सो दैट इज़ एमिक अप्रोच। और एथिक पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब रिसर्चर बाहर से, ठीक है, बाहर दूसरे लोगों का जब डेटा कलेक्ट करता है फॉर व्हाट दे थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर ग्रुप जिसके बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं। तो एमिक अप्रोच की अंदर के लोग अपने कल्चर के बारे में क्या सोच रहे हैं, और एथिक अप्रोच का मतलब कि बाहर के लोग उस कल्चर के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कल्चरल रिलेटिविज्म कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस, ठीक है। इम्पोज्ड एथिक का मतलब ये होता है कि हम बाहर से जब हम कोई भी हमने जैसे साइकोलॉजी में क्या है कि हमने रिसर्चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अभी मैं आगे आपको मेरी इंसवर्ड्स का बताऊंगी तो इम्पोज्ड एथिक विल बी मोर क्लियर। तो एमिक अप्रोच में क्या है कि हम किसी भी स्टडी को जब हम डिफाइन कर रहे हो, किसी भी स्टडी को हम जब जनरलाइज कर रहे हो, तो हमने एमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम उसको कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी के कल्चर के अकॉर्डिंग करेंगे, अपने अपने कल्चर के हिसाब से अलग अलग जनरलाइजेशन होगा, तो वो होगा एमिक पर्सपेक्टिव। और एथिक पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि हमने बाहर से एक बना लिया एक जनरलाइजेशन, लाइक यूएस में कोई एक रिसर्च हुई और हमने उसको ऑल ओवर वर्ल्ड जनरलाइज कर दिया कि हर जगह ऐसा होता है, तो वो हो गया इम्पोज्ड एथिक कि हमने बाहर से रिसर्च करी और उसको जनरलाइज भी कर दिया, सबके ऊपर थोप दिया एक तरह से, तो दैट इज़ इम्पोज्ड एथिक। तो दैट इज़ कल्चरल रिलेटिविज्म। इसके अंदर 2 बातें होती हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी स्टडी विच ड्रॉज इट सैम्पल फ्रॉम ओनली 1 कल्चरल कंटेक्स्ट कैन नॉट बी जनरलाइज ऑन अदर कल्चर विद फुल कॉन्फिडेंस। ये जो अभी मैं बात कर रही थी कि अगर आप एक सैम्पल, एक कल्चर से आपने एक सैम्पल निकाला है तो आप उसका जनरलाइजेशन दूसरे कल्चर्स पर नहीं कर सकते हो, ओके। क्यों नहीं कर सकते हो? वाई? बिकॉज कल्चरल रिलेटिविज्म इंसिस्ट दैट बिहेवियर कैन बी प्रॉपरली अंडरस्टूड ओनली इफ द कल्चरल कंटेक्स्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्योंकि आप कल्चरल रिलेटिविज्म की एक बात वहाँ पे आ जाती है कि बिहेवियर को आप तभी प्रॉपरली समझ सकते हो जब आप उसके कल्चरल कंटेक्स्ट को ध्यान में रखोगे। तो इसलिए आप किसी भी कल्चर में जब एक स्टडी हुई है तो आप उसको जनरलाइज दूसरे कल्चर्स पे नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर इज़ कल्चरल रिलेटिविज्म। हर कल्चर में अलग अलग बिहेवियर होते हैं और हर कल्चर के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, हर कल्चर के अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल होती हैं चीज़ें, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल लर्निंग थ्योरी एक्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। सोशल लर्निंग थ्योरी, यहाँ बंडूरा की थ्योरी की बात हो रही है, तो उन्होंने क्या बोला था दैट कि हम सोशल लर्निंग करते हैं कि दूसरों को देख कर सीखते हैं। तो दूसरे कौन होंगे जिनको देख के हम सीखेंगे? ऑफकोर्स जो हमारे आसपास होंगे। हमारे आसपास कौन होंगे? हमारे कल्चर के ही लोग होंगे। तो हम अपने कल्चर से सीख रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम अपने कल्चर से सीख रहे हैं, आप अपने कल्चर से सीख रहे हो, कोई दूसरा अपने कल्चर से सीख रहा है। तो इसलिए सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म की एक एग्जाम्पल है कि वो क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल कल्चरल कंटेक्स्ट आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सोशल लर्निंग थ्योरी। क्योंकि वहाँ पे हम इंडिविजुअल के कल्चरल कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि हर कोई अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है कि वो कल्चरल रिलेटिविज्म है, क्योंकि हर कोई वहाँ पे जो है इंडिविजुअल कंटेक्स्ट पे हम ध्यान दे रहे हैं कि हर कोई अपने अपने कल्चर से सीख रहा है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो आंसर विल बी 1। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Next question is what refers to the use of our own ethnic or cultural group as a basis for judgment about other groups. So कि क्या जब हम वो उसको क्या बोलते हैं जो जब हम अपने ग्रुप, ठीक है, अपने ग्रुप को सुपीरियर समझें, अपने ग्रुप को ज़्यादा बेटर समझें, नॉर्मल समझें और सही समझें, तो इसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म। ओके, कि द यूज़ ऑफ आर ओन एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स एज अ बेसिस फॉर जजमेंट अबाउट अदर ग्रुप्स। हम अपने सेंट्रिसिज्म हो जाए, एथनो मतलब होता है कल्चर, तो कल्चरल सेंट्रिक हो जाए, हम अपने कल्चर के हिसाब से उस बेसिस पे दूसरों को जज करें, ठीक है, अपने कल्चरल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे दूसरों को जज करें, तो दैट इज़ कॉल्ड एथनोसेंट्रिसिज्म। और अपने कल्चर को सुपीरियर माने और उसको सही माने, तो दैट इज़ एथनोसेंट्रिसिज्म। अच्छा, अल्फ़ा बायस और बीटा बायस भी लेट मी टेल यू कि अल्फ़ा बायस का मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंसेस देखते हैं कल्चर में, ओके, कि हमारा कल्चर अलग है और दूसरे का कल्चर अलग है, ठीक है, लेकिन अपने कल्चर को हम सुपीरियर समझते हैं और दूसरे के कल्चर को हम डी वैल्यू कर देते हैं। तो ये जब होता है तो दैट इज़ अल्फ़ा बायस। ओके, दिस इज़ कॉमन नॉर्मल, ठीक है। बीटा बायस में क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि कोई डिफरेंस है ही नहीं, हम ये समझते हैं कि देयर इज़ ओनली वन व्यू। लाइक अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करो तो इंटेलिजेंस टेस्ट देर अब तो कल्चरल फेयर टेस्ट बन रहे हैं, लेकिन जो कल्चर अनफेयर टेस्ट है, ठीक है, तो उनमें क्या है कि आप उसको कहीं किसी पे भी कल्चर पे लगाओ तो वो कल्चर को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। उन्हें क्या लग रहा है कि हमने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बना दिया, अब ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये रिलायबल रिजल्ट देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एक कल्चर मतलब एक इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आपने यहाँ लगाया, वेस्ट में लगाया, अफ्रीका में लगाया, ठीक है, तो सब अलग अलग रिजल्ट देंगे। सो दैट इज़ बीटा बायस। बीटा बायस का मतलब क्या है कि अपने ही चीज़ को सही समझना, कोई भी कल्चरल डिफरेंस देखना ही नहीं, ये इग्नोर कर देना कि कोई भी डिफरेंसेस है ही नहीं, और सिर्फ अपने व्यू पॉइंट को ही देखना और ये कंसिडर करना दैट योर व्यू एज द ओनली व्यू। सो दैट इज़ बीटा बायस एंड कल्चरल बायस इज अ नॉर्मल टर्म। Then list example of psychological research that is considered ethnocentric in nature. Ethnocentric I have told कि अपने कल्चर को नॉर्मल समझना, उसको सही समझना और उसको इवन सुपीरियर समझना कि हमारा कल्चर दूसरे से ज़्यादा बेटर है। अच्छा, कल्चर का मतलब यहाँ पे कुछ भी है, जैसे अब रिलीजन भी आ सकता है, आपकी कम्युनिटी भी आ सकती है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब कैसे सोशल इन्फ्लुएंस स्टडीज़, तो सोशल इन्फ्लुएंस स्टडीज़ में अगर हम बात करें मिलग्राम की स्टडी के बारे में, ठीक है, ऐश की स्टडी के बारे में, तो ये क्या है कि ये कन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस, सोशली इन्फ्लुएंस स्टडीज़ हैं, तो ये एथनोसेंट्रिक है। लाइक मिलग्राम की जो रिसर्च स्टडी थी वो कम्प्लीटली यूएस बेस्ड थी, उन्होंने यूएस पे एक्सपेरिमेंट किया, यूएस के ऊपर किया, ठीक है। तो वो क्या है, एथनोसेंट्रिक है कि अब उन्होंने वहाँ पे रिसर्च करी और उसको जनरलाइज कर दिया कि जो है हम जो अथॉरिटी है उसको मतलब एंड तक की, एक्सटेंड तक की फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एथनोसेंट्रिक रिसर्च है। ओके, उसके बाद मेरी इनवर्स का स्ट्रेंज सिचुएशन। अब यहाँ पे जो उनकी स्टडी थी वो क्या देखना था, उनको अटैचमेंट स्टाइल देखनी थी, ठीक है। ये स्टडी भी यूएस में हुई, तो वहाँ पे उनका जो क्राइटेरिया था कि सिक्योर अटैचमेंट वो होगा कि जब जो चाइल्ड है वो अपनी मदर से अलग हो तो डिस्ट्रेस ना शो करे। सो ये उनका क्राइटेरिया था सिक्योर अटैचमेंट का। लेकिन जो वहाँ पे जो दूसरी मदर्स थी जो दूसरे कल्चर की थी, तो उनके चाइल्ड और उनकी मदर के बीच में जब सेपरेशन का पीरियड था तो उस टाइम पे उनके जो चाइल्ड थे दे शोड डिस्ट्रेस। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उनको इनसिक्योर कंसिडर कर दिया कि उनका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो इनसिक्योर है। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने वहाँ पे क्या ध्यान नहीं दिया कि हर कल्चर का अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल होती है, ओके। सम इनकरेजेस इंडिपेंडेंट वैल्यूज, सम इनकरेजेस कलेक्टिविस्टिक वैल्यूज़, डिपेंडेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ है कि जब जो चाइल्ड था वो अलग हुआ
ठीक है, तो दे शोड डिस्ट्रेस और उनके क्राइटेरिया के हिसाब से फिट नहीं हुआ. सो इस वजह से जो मेरी एम्सवर्थ की स्ट्रेंज सिचुएशन थी, दैट इज़ कंसिडर्ड एथनोसेंट्रिक, कि उन्होंने एक कल्चर पे स्टडी करके उसको जनरलाइज कर दिया. ओके, देन डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी. अब आप एबनॉर्मेलिटी की अगर डेफिनेशन उठाओ, ठीक है, तो हम हर कल्चर के हर डेफिनेशन अलग अलग होगी एबनॉर्मेलिटी की. ठीक है, लाइक देयर आर कल्चर्स इवन वेयर पीपल रोम नेकेड. तो अब उसको अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से उसको डिफाइन करें, उनका ये बिहेवियर, तो हमारे लिए तो वो कम्प्लीटली एबनॉर्मल है, लेकिन उनके लिए कम्प्लीटली नॉर्मल है. ठीक है, सो दैट इज़ कि एबनॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशन है वो कल्चर टू कल्चर डिफ़र करती है. इसीलिए अब जो DSM है 5, इसमें आई थिंक कल्चरल स्पेसिफिक सिंड्रोम करके कुछ दिया हुआ है. सो दैट टॉक्स अबाउट कि ये कल्चरल स्पेसिफिक सिंड्रोम्स हैं एंड दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल. ओके, सो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट आंसर. Next question is, Ainsworth's strange situation is an example of ethnocentric research. I have explained this. Then German mothers values and encourage independent behavior and therefore the child react differently in the strange situation. तो जो जर्मन मदर्स थी, तो उनके जो चाइल्ड थे वहाँ पे उनको लेबल किया दैट दे आर इनसिक्योर एंड अवॉइडेंट बिहेवियर. दे शोड इनसिक्योर एंड अवॉइडेंट बिहेवियर. ठीक है, लेकिन इसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं था कि दैट जर्मन मदर्स दे आर कोल्ड और रिजेक्टेड या वो इनसेंसिटिव थी. ठीक है, ऐसा नहीं था कि जर्मन मदर्स जो थी दे एनकरेज मोर इंडिपेंडेंट बिहेवियर. ठीक है, तो इस वजह से जब उनके सेपरेशन हुआ, ठीक है, सो देयर वाज अ डिस्ट्रेस शोन बाय द चाइल्ड. ओके, सो लेकिन वो जो क्राइटेरिया था वो उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं हुआ कि जो उन्होंने सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की डेफिनेशन बना रखी थी. सो इसलिए उन्होंने उसको इनसिक्योर अवॉइडेंट का टैग लगा दिया. ओके, लेकिन कल्चर को ध्यान में नहीं रखा कि हाँ, उनका जो कल्चर है, उनका जो रेजिंग स्टाइल है वो डिफ़र करता है अमेरिका से. ओके, सो आंसर विल बी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. I hope all the 10 questions are clear to you all. If you have any doubt or want to ask anything, you can ask me in the comment section, or you can also join my Telegram channel. You can discuss in the group section. Okay, so this is it for this video. Thanks for watching. Have a good day ahead.